So hello students, here we are talking about the chapter of class 12th Whites and Pancake. जो राइटर हैं अशोका मित्रन. Whites on Pancake का मतलब क्या है? Let me tell you, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं चैप्टर का. यहाँ पर जेमिनी स्टूडियो है. जेमिनी स्टूडियो में अशोका मित्रन भी काम करते हैं, मतलब जो राइटर हैं. अशोका मित्रन का काम है कि वो एक क्यूबिकल में काम करते हैं, मतलब कमरे में, और वहां पर न्यूज़पेपर की कटिंग गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं. इतना काम है अशोका मित्रन का. जेमिनी स्टूडियो का जो ऑनर है वो है एस वासन. और इसका जो सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पर एस वासन आते हैं, सेकंड पोजीशन पर आते हैं कोठामंगलम सुब्बू. कोठामंगलम सुब्बू एक पहले जब वो लड़के थे, जब बॉय थे वो, तो ऑफिस बॉय के रूप में जेमिनी स्टूडियो में आए थे. उसके बाद में उनकी पोजीशन क्या हो गई, सेकंड पोजीशन पर वो आ गए. ठीक है. इसी जेमिनी स्टूडियो में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, वो काम करते हैं. जेमिनी स्टूडियो एक क्या है, फिल्म मेकिंग स्टूडियो, जहाँ पर फिल्म मेकर्स हैं. ठीक है. जहाँ पर लोगों को, एक्ट्रेसेस को, एक्टर को रखा जाता है. तो जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनके चेहरे पर जो मेकअप यूज करा जाता है वो पैनकेक का यूज करा जाता है. पैनकेक क्या है, एक मेकअप ब्रांड है. पैनकेक को जेमिनी स्टूडियो में ट्रक में लाद लाद कर लाया जाता है और बहुत सारे लोग क्राउड पर, सभी के चेहरे पर इसी का यूज करा जाता है. इसीलिए पैनकेक का मतलब है यहाँ पर. पैनकेक क्या है, यहाँ पर मेकअप ब्रांड है. तो यहाँ पर एक लॉयर भी होता है जेमिनी स्टूडियो में. एक लॉयर के बारे में कहानी है कि वो एक एक्ट्रेसेस के, जब वो गुस्सा हो जाती है तो वो चिल्ला रही होती है, तो उसका क्या कर लेता है, वो रिकॉर्डिंग कर लेता है, एक डिवाइस से रिकॉर्डिंग कर लेता है. और जब वो उसको सुनाता है तो वो अपनी आवाज सुनकर परेशान हो जाती है, जो एक्ट्रेस होती है, और उसके बाद में वो अपना जो एक्टिंग करियर है वो छोड़ देती है. तो इसका बोला जाता है, जो यहाँ पर लॉयर है जिसको लीगल एडवाइजर बोला जाता है, वो लीगल एडवाइजर कम होता है, उसके अपोजिट होता है. वैसे काम करता है, एडवाइजर के काम कम करता है, वो अपोजिट काम करता है. इसीलिए वो, उसके कारण क्या होता है, उस एक्ट्रेसेस का जीवन, जो एक्टिंग करियर होता है वो खत्म हो जाता है. तो हम इसको पूरी तरह से, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, कम समय में स्पीड से पढ़ेंगे. ओके, यू नीड टू बी अटेंटिव. पैनकेक was the brand name of a makeup material that जेमिनी स्टूडियो ब्रॉट इन ट्रक लोड्स. कहने का मतलब है, पैनकेक क्या है, एक ब्रांड नेम है मेकअप का, मेकअप मटेरियल का, जो जेमिनी स्टूडियो में लाया जाता था ट्रक में लाद कर. ग्रेटा गर्बो मस्ट हैव यूज्ड. ग्रेटा गर्बो ने इसका यूज किया होगा. मिस गौहर ने इसका यूज करा होगा. वैजयंती माला मस्ट हैव यूज्ड. वैजयंती माला ने भी इसका यूज करा होगा. बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट. लेकिन रति अग्निहोत्री ने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि रति अग्निहोत्री जब एक्ट्रेसेस थी तो वो समय था 1970 का, 1970 का. इससे पहले यूज करा जाता था पैनकेक. The makeup department of the Gemini studio was in the upstairs of the building that was believed that have been Robert Clive stable. कहने का मतलब है, ये बोला जाता है जो मेकअप डिपार्टमेंट जेमिनी स्टूडियो का ये बिल्डिंग है, वो कहाँ पर है, वो बिल्डिंग के बिल्कुल अपस्टेयर्स पर है, जहां पर माना जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था. रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, गवर्नर थे बंगाल प्रेसिडेंसी के. तो ये माना जाता है जो रॉबर्ट क्लाइव का जो अस्तबल था, उसी की बिल्डिंग के जो अपस्टेयर हैं, वहीं पर उसका जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट है. ठीक है, समझ में आया होगा. अ डजन अदर बिल्डिंग, मतलब लगभग डजन कितना होता है, 12, लगभग 12 दूसरी भी बिल्डिंग इन द सिटी, शहर में, आर सेड टू बी हैव हिज रेजिडेंस. बोला जाता है रॉबर्ट क्लाइव का रेजिडेंस कम से कम 12 यहाँ पर बिल्डिंग और थी इसी शहर में. ठीक है, काफी रिच था ना वो. कहने का मतलब है, जो गवर्नर होते हैं तो वो रिच ही होते हैं उस समय पर. तो फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, वो कम शॉर्ट मतलब उनका जो जीवन था वो शॉर्ट लाइफ था. एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और मद्रास में भी वो कम समय में रहा था, कम समय के लिए रहा था. रॉबर्ट क्लाइव सीम टू हैव डन लॉट ऑफ मूविंग. रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज्यादा काम करते थे, चलते रहते थे. बिसाइड, इसके अलावा, फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया. और भारत के जो दूर के क्षेत्र हैं, दूर के कोने, वहां पर इन्होंने इम्पॉसिबल बैटल भी लड़े हैं, जो असंभव युद्ध हैं उन्होंने लड़े हैं. एंड मैरिंग अ मैडन, उन्होंने, मैडन का मतलब है यंग गर्ल, उन्होंने एक यंग गर्ल से शादी कर ली. इन सेंट मैरी चर्च, कहां पर, सेंट मैरी चर्च में, कहां पर, इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास. मद्रास के सेंट जॉर्ज किले में, सेंट मैरी चर्च में इन्होंने एक लड़की से शादी कर ली. किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने. ओके. द मेकअप रूम had a look of hair cutting saloon with lights at all angles around of half a dozen large mirrors. कहने का मतलब है, जो मेकअप रूम है वो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि हेयर कटिंग सैलून हो. बहुत सारी लाइट यहाँ पर लगी हुई है हर एक कोने पर. अराउंड अ हाफ डजन लार्ज मिरर, कम से कम हाफ डजन मतलब 6 इसमें बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं. देयर वर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट. इनकैंडिसेंट लाइट है जो लाइट हीट को जनरेट करती है, मतलब इन लाइट से बहुत ज्यादा गर्मी रीजनरेट होती है, जनरेट होती है. सो यू कैन इमेजिन
द फियरी माइजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मार्क। तो ये समझ लीजिए जो लोग मेकअप करने आते होंगे, मेकअप जिनको किया जाता होगा, वो कैसी उनकी दशा कैसी होती होगी, है ना। वो तो हीट के मारे असहनीय नहीं होती है लाइट। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हीडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग और a स्टूडियो लेफ्ट। ठीक है, मतलब पहली जो डिपार्टमेंट था, ये मेकअप डिपार्टमेंट सबसे पहले बंगाली चलाता था, उसके बाद में वो बड़ा हो गया, धनी हो गया, उसके बाद में उसने स्टूडियो को छोड़ दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन, उसके बाद में एक महाराष्ट्रियन ने चलाया। हु वॉज असिस्टेड बाय धारवाड़ कनिष्का, जो धारवाड़ कनिष्का के द्वारा असिस्ट करा जाता था, हेल्प करा जाता था। ठीक है, इन आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में मद्रास इंडियन क्रिश्चियन ने इसको चलाया, एंग्लो बर्मीज ने इसको चलाया, एंड अदर यूजुअल लोकल तमिल, और जो तमिल के कुछ लोकल लोग हैं उनके द्वारा ये चलाया गया। ऑल दिस शोज, ये सब दिखाता है दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर। कहने का मतलब ये सब दिखाता है कि यहाँ पर बहुत समय पहले से नेशनल इंटीग्रेशन हुआ है, जब मतलब लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। Before AIR and दूरदर्शन begin broadcasting programs on national integration। कहने का मतलब है जब AIR मतलब क्या, ऑल इंडिया रेडियो, और दूरदर्शन भी उसका ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ था, कहां पर, ऑन नेशनल इंटीग्रेशन पर, मतलब राष्ट्रीय इंटीग्रेशन पर, एकजुटता पर ये स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उससे पहले जेमिनी स्टूडियो है। This gang of nationally integrated makeup man could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads pancake। इसका मतलब क्या है, ये जो गैंग है, बहुत सारे जो लोग हैं जो क्या करते हैं, नेशनली इंटीग्रेटेड जो मेकअप मैन है, वो क्या करते हैं, किसी भी अच्छे पर्सन को, डिसेंट लुकिंग पर्सन को बदल सकते हैं एक हिडेयस मतलब एक बेकार के घिनौने या बदसूरत ह्यूड मॉन्स्टर में, एक कैसा रंग बिरंगे मॉन्स्टर में, मतलब राक्षस में बदल सकते हैं उसको, विद द हेल्प ऑफ ट्रकलोड्स पैनकेक। इस पैनकेक का यूज करके, पैनकेक क्या है, एक मेकअप मटेरियल है, मेकअप का यूज करा जाता है पैनकेक का यूज करके। ठीक है, मतलब किसी भी डिसेंट पर्सन को इस मेकअप का यूज करके किस में बदला जा सकता है, अगली पर्सन में। एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशन एंड लोशन, और जो बहुत सारे लोकल पर्सन है उन पर ये जो पोशन, ये मिक्सिंग करके उन पर थोपा जाता है, उन पर लगाया जाता है। ठीक है, लोकल मतलब जो क्राउड होगी उन पर ये भी मेकअप लगाया जाता है, वो भी मिक्सिंग कर रहे होते हैं। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, मतलब वो दिन कैसे थे, शूटिंग जो होती थी वो अंदर होती थी, एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म शूट आउटडोर, और बाहर जो शूटिंग होती थी वो कम से कम 5% फिल्म ही शूट होती थी। आई सपोज द सेट्स एंड द स्टूडियो लाइट्स needed the girls and the boys to made them look ugly in order to presentable in movie। मतलब मूवी में लड़के और लड़कियों को दिखाने के लिए, उन्हें बदसूरत बनाने के लिए इस जो ये जो स्टूडियो है, स्टूडियो की लाइट और ये मेकअप का यूज करा जाता है। ये सेट इसीलिए है। ये कौन बोल रहे हैं, ये अशोका मित्रन बोल रहे हैं, राइटर खुद बोल रहे हैं। ठीक है, आ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, मतलब मेकअप डिपार्टमेंट में एक बड़ी ही हायरार्की थी। हायरार्की जानते हैं ना, जैसे कि फर्स्ट प्लेस पर कौन होगा, सेकंड प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर कौन होगा, ऐसे। तो एक स्ट्रिक्ट हायरार्की यहाँ पर मेंटेन थी मेकअप डिपार्टमेंट में। जैसे मान लीजिए द चीफ मेकअप मैन, जो चीफ मुख्य मेकअप मैन है, वो क्या करेगा, मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली, वो ऐसे लोगों को जो मुख्य एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, नायक नायिका है, उनको बदसूरत बनाएगा। हिज सीनियर, उसका जो सीनियर असिस्टेंट होगा सेकंड, वो हीरो और हीरोइन को बनाएगा, और जो उसका जूनियर असिस्टेंट होगा वो कॉमेडियन को, एक्टर, वो क्या करेगा, मेकअप करेगा, एंड सो फोर्थ। और ऐसे ही आगे ही द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, और जो ऐसे लोग हैं जो क्या, जो भीड़ का रोल निभाएंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ऑफिस बॉय की। ऑफिस बॉय उनका मेकअप करेगा, क्राउड का मेकअप कौन करता है, ऑफिस बॉय। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, मतलब जेमिनी स्टूडियो में एक ऑफिस बॉय भी था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, जब क्राउड शूटिंग हुआ करती थी उन दिनों में, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट, वो तुम देख सकते हो कि वो क्या करता था, पेंट को मिक्स करते हुए इन ए जाइंट वेसल, एक बड़े से बर्तन में, एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और जो भीड़ का रोल निभाने वाले होते थे उनके चेहरे पर ये थोप दिया जाता था, क्या, पैनकेक। ओके, अच्छा है ना। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। ये मेकअप का लगाने का तरीका क्या होता था, हर एक फेस का, मतलब फेस में जो भी एक भी पोर है उसको भर देना, ये मेन प्रोसेस होता था मेकअप का। ठीक है, मेकअप का मतलब ये था। ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय, वो एक लड़का नहीं था जो मेकअप करता था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो 40 साल का था।
हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स अगो, वो सालों पहले यहाँ पर आया था इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर, एक स्टार की आशा से वो यहाँ पर आया था, और अ टॉप स्क्रीन राइटर, या फिर कोई टॉप स्क्रीन राइटर की आशा से यहाँ पर आया था, या फिर डायरेक्टर बन जाता वो, या फिर लिरिक्स राइटर। मतलब इन चीज, स्टार एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, ये जो ऑफिस बॉय है इस होप से, इस आशा से यहाँ पर आया था। ही वॉज अ बिट ऑफ पोइट, वो थोड़ा लिखता भी है, मतलब पोइट भी है, कवि भी है। इन दोज डेज आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, उन दिनों में मैं, जो अभी अशोका मित्रन बात कर रहे हैं कि उन दिनों में मैं क्या कहां पर काम करता था, एक क्यूबिकल में, एक छोटे से कमरे में। टू होल्स ऑफ साइड ऑफ विच फ्रेंच विंडोज, मतलब इसके दो साइड्स पर, दो तरफ पर फ्रेंच विंडोज थी। फ्रेंच विंडोज कैसी होती हैं, जो दोनों तरफ खुल जाती हैं, इंडोर और आउटसाइड, ठीक है। आई डिडंट नो दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, मैं नहीं जानता था, अशोक मित्रन कहते हैं मैं नहीं जानता था कि तब उन्हें फ्रेंच विंडोज बोला जाता था। फ्रेंच माने फ्रांस की। सीइंग मी सिटिंग एट माय डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे एंड डे आउट, मतलब मुझे देखकर न्यूज़पेपर को फाड़ते हुए यहाँ पर बैठकर, डेस्क पर बैठे बैठे पूरे दिन में, और पूरे पूरे ही दिन, मोस्ट पीपल थॉट, लोग सोचते होंगे, आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि जो अशोक मित्रन बोल रहे हैं कि मुझे ये सोचते होंगे मैं तो कुछ नहीं कर रहा होता हूँ, लेकिन जो अशोक मित्रन भी बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू, ये शायद ऐसे सोचते होंगे कि बॉस भी यही सोचते होंगे। सो इसी प्रकार एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू, और जिसको भी ये लगता कि मुझे कुछ काम दिया जाना चाहिए, ऑक्यूपेशन दिया जाना चाहिए, वो क्या आ जाता, वो क्या करता, बार्ज इनटू, वो घुस जाता मेरे क्यूबिकल में, मेरे कमरे में, एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और बहुत बड़ा लेक्चर देता था मुझे। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in the department fit only the barbers and the perverts। कहने का मतलब क्या है, मतलब जो मेकअप बॉय था उसने ये डिसाइड किया डिपार्टमेंट में, ही हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेड, कि उसको बताया जाए क्या, हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, कि उसके पास में कितना अच्छा टैलेंट है, वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, वो बेकार जाया जा रहा है इस डिपार्टमेंट में। ये जो काम करता है, मतलब जो पेंट मेकअप का काम करता है ऑफिस बॉय, वो बोल रहा है कि ये मेकअप मेरा काम नहीं है, ओनली फॉर, ये काम तो किसका, ओनली फॉर बार्बर्स, नाइयों का है, या फिर परवर्ट्स, जो लोग सेक्सुअली बिहेवियर तरीके से अलग होते हैं, उनका काम है, मतलब जिनका बिहेवियर सही नहीं होता है। शून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, और उसी समय पर मैं क्राउड शूटिंग की प्रार्थना करने लग जाता था, क्योंकि नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, कहने का मतलब है इसकी बातों से कुछ भी चीज मुझे नहीं बचा सकती थी, तो मैं क्या करने लग जाता, मैं सिर्फ प्रार्थना करने लग जाता कि जैसे भी क्राउड शूटिंग होने लग जाए। एपिक्स माने एक लॉन्ग स्टोरी बताने लग जाता था ये, ओके। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person। मतलब उसकी फ्रस्ट्रेशन में, उसकी चिंताओं में, उसकी वरीज में, उस सभी उदाहरणों में क्या मिलता था, वो एक ही आदमी को दोषी ठहराता था, ओनली वन सिंगल पर्सन, ओपनली और कवर्टली, मतलब खोल, चाहे वो खुले तरीके से बोले या फिर रहस्य तरीके से बोले, मतलब कैसे, कवर्टली, या फिर आंतरिक तरीके से बोले, गुप्त तरीके से। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, ये जो मेकअप डिपार्टमेंट का आदमी है, वॉज कन्विंस, वो हिज वोज, वो समझ लेता है कि मेरे दुखों का कारण कौन है, इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोठामंगलम शिब्बू, कहने का मतलब उसका जो टैलेंट है और इसकी जो प्रॉब्लम है, उसके जो दुख हैं, वूज हैं, उसकी जो इग्नोमिटी है, जो दशा है, वो सब किस लिए नेग्लेक्ट करी गई है, वो सिर्फ एक आदमी की वजह से, वो है कोठामंगलम सुब्बू। कोठामंगलम सुब्बू कौन है, कोठामंगलम सुब्बू सेकंड पोजीशन पर आने वाला पर्सन है। सुब्बू वाज द सेकंड एट द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू कौन सी पोजीशन पर आता है, दूसरी सेकंड पर। ही कुड हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन द फिल्म्स देन आर ग्रोन अप मेकअप अ बॉय, मतलब जब वो, ही कुड हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग, ही कुडंट हैव, मतलब उस समय पर जब ये आया था यहाँ पर, तो इसके पास में फिल्म्स में अच्छी खासी ओपनिंग नहीं थी, अच्छा खासा, मतलब ठीक, मतलब इसका रोल नहीं था। देन आर ग्रोन अप मेकअप बॉय, जब ये लड़का बढ़ रहा था, है ना, सुब्बू के बारे में बात करी जा रही है। ऑन द कॉन्ट्री, इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड अ फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स, उस समय पर जेमिनी स्टूडियो में इसने शायद बहुत सारा, निश्चित तरीके से ही बहुत सारा कठिन समय गुजारा होगा, इसने बहुत ही संघर्ष किया होगा, कहने का मतलब जब वो यहाँ पर आया था तब यहाँ पर फिल्म्स की ज्यादा अच्छी ओपनिंग नहीं थी। फॉर वेन ही बिगेन हिज करियर, जब उसने ये करियर स्टार्ट किया था, देयर वर नो फर्मली स्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियो, उस समय पर ना ही कोई अच्छी खासी जटिल स्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी, ना ही स्टूडियोज था।
इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन के अगर मामले में बात करें, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन की तरीके से शुभू कुडंट हैव, शुभू के पास में वो भी नहीं है, हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर द बॉय, जितनी बॉय के पास में इतनी एजुकेशन है उतनी शुभू के पास में नहीं है। शुभू के पास में एक फॉर्मल एजुकेशन तो है, फॉर्मल मतलब कम ही एजुकेशन है उसके पास में, बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ब्राह्मण, और जिस प्रकार से वो ब्राह्मण जन्मा है, उसके पास में एक अच्छे तरीका, बोलने वाला तरीका है, वर्च्यू है, एक वरदान है, अ वर्च्यू इंडीड, हाँ एक वरदान ही है, मतलब अच्छे व्यवहार में बात करता है वो। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन, कहने का मतलब जब वो यहाँ पर आया होगा तो उसकी जो सिचुएशन रही होंगी वो कैसी रही होंगी, थोड़ी धनवान रही होंगी, वो रिच रहा होगा उस समय पर। सिचुएशन एंड द पीपल, मतलब यहाँ पर जब आया होगा उसकी स्थिति और जो लोग रहे होंगे यहाँ पर वो धनवान रहे होंगे। ही हैड अ एबिलिटी टू लुक cheerful all the times even after having had a hand in flop films, मतलब एक फिल्म अगर फ्लॉप भी हो जाए तो उसके पास में ऐसी एबिलिटी है कि वो पूरे ही समय खुश रह सकता है। कौन? कोठा मंगलम शिब्बू। ही ऑलवेज हैड अ वर्क फॉर समबडी, वो किसी ना किसी के लिए काम करता ही रहता है। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ऑन बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिटी, कहने का मतलब है ही कुड नेवर डू थिंग्स, वो कभी भी चीजों को नहीं करता ऑन हिज ओन अपने आप से, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, इसकी जो वफादारी का अर्थ है, मेड हिम आइडेंटिटी, वो उसकी पहचान बनाता है, हिमसेल्फ, खुद ही, with his principal completely and turn his entire creativity to his principal advantage। यहाँ पर प्रिंसिपल कौन है? उसका बॉस। बॉस कौन है? एसएस वासन। कहने का मतलब है उसकी जो लॉयल्टी है वो अपना पूरा जो लॉयल्टी है वो किसके लिए दे देता है? अपने प्रिंसिपल के लिए, और पूरी ही जो एंटायर क्रिएटिविटी है वो अपने बॉस के फायदे के लिए पूरा ही अपना लॉयल्टी, वफादारी उनको दे देता है। समझ में आ रहा है? ही वॉज टेलर मेड फिल्म, टेलर मेड फॉर फिल्म, वो तो ऐसा लगता है जैसे वो फिल्मों के लिए ही बना है, मतलब टेलर मेड माने उसी के लिए बना है। हेयर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, मतलब ये आदमी वो है कि कभी भी ये तैयार रहता है, इंस्पायर्ड रहता है कि कभी इसको आदेश दे दिया जाए, वफादारी के लिए तैयार रहता है, कभी भी काम कर सकता है। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कर्ब्स एंड टेंड्स देम लविंगली। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन द प्रोड्यूसर वुड से, मतलब प्रोड्यूसर ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि सीन कैसे करना है, कि मान लीजिए एक चूहा एक टाइग्रेस, एक फीमेल टाइग्रेस को मार देता है पानी में, लेकिन उसके बच्चों पर, टेक्स पिटी ऑन द कब्स, उसके बच्चों पर, शावकों पर दया करके वो उसको छोड़ देता है, उसको प्रेम करके, कहने का मतलब उनके प्रेम आ जाता है उस चूहे को और वो छोड़ देता है। और अब ये जो प्रोड्यूसर है वो कहेगा कि सीन को कैसे करना है मुझे नहीं पता। And Shubu would come with 4 ways of the rat pouring affection on its victim of spring, लेकिन शुब्बू अपने 4 तरीके इस पर दे देगा, 4 तरीके से इसको शूट कर सकते हैं। कैसे? कि रैट अपने अफेक्शन को कैसे डाल सकता है इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग, कि अपना प्रभाव, विक्टिम्स कौन है यहाँ पर? जो टाइग्रेस है, जो टाइग्रेस है, फीमेल टाइगर है, ठीक है, उसके जो बच्चों पर कैसे अफेक्शन डालना है वो इजीली 4 तरीके से बता सकता है। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ, द प्रोड्यूसर वुड से। तो प्रोड्यूसर क्या बोलता है कि मैं तो इतना सुनिश्चित नहीं हूं कि ये शायद काम भी करेगा, ये इतना ठीक भी होगा। फिर क्या होगा? एंड इन ए मिनट, सिर्फ 1 मिनट में शुभू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव, तो उसी के कम से कम 14 तरीके और बता देगा कि ये लो 14 तरीके और हैं, इन तरीके से भी इसको शूट कराया सकता है। कहने का मतलब है जो शुभू है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट है तो बहुत सारे तरीके भी जानता है, तो मिनट्स में वो बता देता है। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक शुब्बू, कहने का मतलब शुब्बू के साथ में फिल्मों को बनाना बहुत ही इजी है, आसान है। अराउंड एंड इफ एवर देयर वाज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इन गोल्डन ईयर्स, कहने का मतलब जेमिनी स्टूडियो के गोल्डन ईयर्स में सुब्बू ही था जिसने इसको क्या दिया, एक दिशा दी और एक अच्छा डेफिनेशन भी जेमिनी स्टूडियो को दिया। तो इसके जो गोल्डन ईयर्स थे उस समय पर सुब्बू ने ही इसमें काम किया। इट वॉज सुब्बू, सुब्बू ही था जिसने इसको आगे बढ़ाया। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोइट, सुब्बू के पास में एक अलग भी आइडेंटिटी है, वो एक यहाँ पर कौन है? जेमिनी स्टूडियो का वर्कर भी तो है यहाँ पर, लेकिन उसके पास में एक और आइडेंटिटी है कि वो पोइट का भी काम करता है, वो कभी भी है। एज दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, हालांकि वो बहुत सारी जटिल और हायर उच्च तरीके की फॉर्म्स बना सकता है, एडिट पोइट्रीज बना सकता है। He deliberately chose the address of poetry to the masses, लेकिन भीड़ को देखते हुए वो अपनी पोइट्रीज को उनके तरीके से बनाता है कि जिससे कि वो समझ लें। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievement,
कहने का मतलब उसकी सफलता जो फिल्मों में है, उसने क्या किया, उसके दूसरे वर्क को ओवरशैडो, उसको छुपा दिया है। ड्वार्फ्ड माने उसको छुपा दिया है, हिज लिटरेरी अचीवमेंट, उसका जो पोएटिंग का अचीवमेंट है, योग्यता है, वो छुपा दी गई है, वो दबा दी है, ठीक है, उसकी सफलताओं ने। और हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और उसके जो क्रिटिक्स जो फील करे जाते हैं, वो फील समझते हैं, उसको फील करते हैं। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरीज पोएम्स, उसने बहुत सारी स्टोरी पोएम्स को भी, मतलब सच्चाई बेस्ड पर उसने ऐसी स्टोरीज को भी क्या करा है, कंपोज करा है। इन फॉक रिफ्रेन एंड डिक्शन एंड द ऑल्सो रॉट स्पॉलिंग नोवल थिलन्ना मोहम्मल, कहने का मतलब उसने इसमें फॉक रिफ्रेन डाला है, इसमें अपने डिक्शन डाले, बहुत सारी लैंग्वेज इसमें ऐड करी गई, डिक्शन माने बहुत सारी लैंग्वेज, एंड ऑल्सो रॉट स्प्रॉलिंग, और बहुत सारा एक्सपेंशन, बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग स्टोरीज नोवेल लिखा है। कौन सा? थिलन्ना मोहनम्बल, इसने एक बहुत लंबा नोवेल भी, जो शुब्बू है उन्होंने ये लिखा है। विद डजन्स ऑफ वेरी डेफली एज्ड करेक्टर, बहुत सारे करेक्टर्स को यहाँ पर जो लिटरेरी एक्टर हैं उनको गहराई से डाला हुआ है उसने। ही क्वाइटली सक्सेसफुल रिक्रिएटेड द मूड एंड द मैनर ऑफ देवदासीज ऑफ द 20th सेंचुरी, कहने का मतलब 20वीं सदी में इन्होंने देवदासीज का एक नोवेल भी रिक्रिएट करा था। वो कहने का मतलब वो अच्छा मूड बनाने में बहुत ज्यादा सफल है। कौन? शुभू। तो वो सफल हैं, इसीलिए उन्होंने एक देवदासीस नाम का एक नोवेल भी उन्होंने 20वीं सदी में लिखा था। देवदासीस क्या था? यहाँ पर फीमेल्स हैं, नहीं, जो कैसे हैं, वर्शिपिंग करती हैं, एज ए स्लेव वहां पर काम करती हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने नोवेल लिख दिया। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो एक एक्टर भी है इसी के साथ में। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन द एनी फॉर्म ऑफ द फिल्म, कहने का मतलब हालांकि उसे लीड रोल कभी नहीं मिले, उसे मेन रोल नहीं मिले, लेकिन जो भी उसे सब्सिडरी रोल मिला है, कोई भी रोल मिला है, उसने एनी ऑफ द फिल्म, किसी भी फिल्म में, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मैन प्लेयर्स, कहने का मतलब है उसने बहुत अच्छे तरीके से बेटर परफॉर्म कराया है देन द मैन प्लेयर्स, जो मैन रोल करने वाले एक्टर हैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छा किया है। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस, मतलब जिससे भी वो मिलता है उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार वो दिखाता है शुभू, कोटामंगलम शुभू। हिज हाउस, उसका घर जो है वो परमानेंट रेजिडेंस है, वो परमानेंट से सभी के घर के लिए होता है, स्थायी। फॉर डजन, बहुत सारे लोगों के लिए, ऑफ नियर एंड द फार रिलेशन एंड एक्विटेंस, उसकी जानकारी वाले लोगों के लिए और उसके सह संबंधी वालों के लिए, पास के लोगों के लिए, उसका घर हमेशा सह संबंध कैसा होता है, रहने के लिए होता है, उसके यहाँ पर इतने लोग आते रहते हैं। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बू नेचर, ये बिल्कुल सुब्बू की नेचर के अलग प्रतीत होता है, प्रकृति के अलग। टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम, मतलब इवन कॉन्शियस, वो उसे इतना भी ध्यान नहीं रहता, वो इतना भी कॉन्शियस नहीं हो पाता, जागरूक नहीं हो पाता, वो इतना भी नहीं सोचता दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम, कि वो बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहा है, सहायता कर रहा है और उन्हें खिला भी रहा है, वो ये नहीं सोचता। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, मतलब बहुत ही कैसा है, बिल्कुल दानी प्रकार का और इम्प्रोविडेंट मैन है, जो अपने खर्चे देखता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, खर्चों के बारे में नहीं सोचता। इम्प्रोविडेंट माने सोचता नहीं है खर्चों के बारे में। एंड यट ही हैड एनिमीज, और अभी भी उसके एनिमीज हैं। एनिमीज कौन है इसका? एनिमीज है वो ऑफिस बॉय, ठीक है। वॉज इट बिकॉज ही सीम सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्या वो इसीलिए कि वो अपने बॉस से ज्यादा क्लोज है, उससे जुड़ा हुआ है? और वॉज इट हिज जनरल डेमिनर दैट रिजेंबल अ साइकोफेंस, या फिर इसीलिए कि जनरल डेमिनर, इसके जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास करता है, रिजेंबल अ साइकोफेंस, जो इतनी वफादारी से अपने उसके साथ में रहता है, मतलब बॉस के साथ में। और हिज रेडीनेस टू से एनीथिंग, से नाइस थिंग अबाउट एवरीथिंग, मतलब या फिर उसका ये कहना है, हर एक चीज को वो हमेशा अच्छी चीज ही बताता है। कौन? कोठामंगलम शुब्बू। इन एनी केस, किसी भी मामले में, देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग फॉर सुब्बू, मतलब इस मेकअप डिपार्टमेंट ये जो आदमी है वो हमेशा कोटामंगलम सुब्बू के लिए एक ही, मतलब क्या बोलेगा, डायरेस्ट थिंग बोलेगा, बेकार की चीज वही बोलता रहता, अकेला आदमी है। यू शो सुब्बू, तुमने सुब्बू को देखा, ऑलवेज विद द बॉस, बॉस के साथ में, बट इन द अटेंडेंस रूल्स, जब वो अटेंडेंस लिस्ट में आता है, ही वाज ग्रुप्ड अंडर द डिपार्टमेंट कॉल्ड स्टोरी डिपार्टमेंट, जब वो स्टोरी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ में बैठा होता है, एक ग्रुप में बैठा होता है, जिसे हम स्टोरी डिपार्टमेंट बोलते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? कंप्राइजिंग अ लॉयर भी होता है, एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स, इसमें लेखक और कवि होते हैं। द लॉयर्स वाज आल्सो ऑफिशियली नोन एज लीगल एडवाइजर, जो लॉयर है उसको, वकील है उसको लीगल एडवाइजर भी बोलते हैं। बट एवरीबडी रिफर टू हिम एज अपोजिट, लेकिन हर एक आदमी इसको अपोजिट मानता है कि ये उल्टा काम करता है, ठीक है, जो लॉयर है। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल वंस ब्लू ओवर ऑन दिस सेट, कहने का मतलब एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत ही निपुण एक्ट्रेस सेट्स पर क्या हो गई, थोड़ी सी टेम्परामेंटल हो गई, गुस्सा हो गई।
while everyone stood stunned, हर एक शॉक्ड हो गए, हर एक लोग कैसे हो गए, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए. द लॉयर क्वाइटली स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. जो लॉयर था ना, लीगल एडवाइजर, उसने क्या किया, एक रिकॉर्डिंग का डिवाइस चालू कर दिया रिकॉर्डिंग के लिए. व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर अ ब्रीथ, जब जो एक्ट्रेस थी वो शांत हुई, रुकी, द लॉयर सेड टू हर, उसने उससे कहा 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, उसने रिकॉर्डिंग को सुनाया. देयर वॉज नथिंग इंक्रीमेटिंग एंड अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस ट्रेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर. वहां पर प्रोड्यूसर के लिए कोई भी बुरा व्यवहार, ट्रेड नहीं था, ना ही एक्ट्रेस की कोई गलती थी, फाउल नहीं था, ना ही कोई भी बात बुरी कही गई थी उसमें, इंक्रीमेटली कोई बात नहीं कही गई थी. बट वेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, जब उस एक्ट्रेस ने अपनी आवाज उस इक्विपमेंट से सुनी, सी वॉज स्ट्रक डम, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई, शॉक्ड हो गई. अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, वो लड़की गांव से थी. शी हैडंट गॉन थ्रू द ऑल स्टेजेस ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, उसने पूरे ही संसार के अभी एक्सपीरियंस नहीं लिए थे दैट जनरली प्रीसेड अ पोजीशन ऑफ इंपोर्टेंस, वो महत्वपूर्ण पोजीशन पर पहुंचाते हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं लिए. एंड सोफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैप्चर्ड इनटू इट. कहने का मतलब है वहां से जो सोफिस्टिकेटेड होते हुए जो व्यवहार वाली लड़की थी, दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैप्चर्ड इनटू, वो वहां से क्या हो गई, कैटापल्टेड हो गई, वहां से चली गई, फंस गई. शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, वो उस भयानक से निकल ही नहीं पाई. जब उसने ये फील किया था उस दिन जब रिकॉर्डिंग सुनी, वो उस डर से, उस भयानक से निकल ही नहीं पाई, भयानक डर से वो वहां से निकल ही नहीं पाई. ठीक है. दैट वॉज द एंड ऑफ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टर करियर, और यही इस ब्रिलियंट और ब्रीफ एक्टिंग करियर का उसका एंड था. ये जो एक्ट्रेस का जो करियर था वो एंड उसने कर दिया अपने आप ही. द लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो लीगल एडवाइजर था, जो स्टोरी डिपार्टमेंट का भी मेंबर था, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड. कहने का मतलब इसी की वजह से ये जो दुखी अंत था, इसी की वजह से उसने भी बिना जाने बिना सूझबूझ के वो रिकॉर्डिंग कर ली और उसका अंत कर दिया. मतलब एक अच्छी खासी एक्ट्रेस का उसने एक पूरा करियर, अच्छा करियर उसने बिगाड़ दिया. इसीलिए बोला जाता है वो अपोजिट है. वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, मतलब हर एक एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट का हर एक जो डिपार्टमेंट मेंबर है वो क्या पहनता है, एक प्रकार की यूनिफॉर्म पहनता है, खादी धोती पहनता है, विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लमजी टेलर्ड व्हाइट खादी शर्ट, और एक थोड़ी सी फैली हुई टेलर्ड शर्ट, खादी शर्ट भी पहनता है. द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड टाई, और जो लीगल एडवाइजर है वो क्या पहनता है, पैंट और टाई पहनता है. समटाइम अ कोट, और समटाइम कभी कभार एक कोट, दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल, जो ऐसा दिखाई देता है कि एक कोट किसका है, ऐसा कोट देखा होगा आपने जिसमें मेटल के लाइन लगी होती है, तो वह ऐसा कोट पहनता है जो थोड़ा कैसा है, वॉरियर टाइप का, ऐसा कोट पहनता है कभी कभार. ऑफन ही लुक्ड अलोन हेल्पलेस, वो ज्यादातर अकेला दिखाई देता है और हेल्पलेस असहाय दिखाई देता है, कोई भी मदद नहीं करता उसकी. अ मैन कोल्ड लॉजिक इन द क्राउड ड्रीमर्स, मतलब एक आदमी है जो कैसा कोल्ड लॉजिक, जिसको किसी के इमोशन से फर्क ही नहीं पड़ता. इन इन ड्रीमर्स मतलब ये सपनों वाले लोगों के साथ में ये बैठा हुआ. क्राउड ऑफ ड्रीमर्स मतलब यहाँ पर पोएट हैं, राइटर्स हैं. ठीक है. अ न्यूट्रल मैन इन द असेंबली ऑफ गांधी, कहने का मतलब बिल्कुल कैसा आदमी है, ये न्यूट्रल आदमी है. मैन इन द असेंबली ऑफ गांधीतीज एंड खादीतीज, जो लोग यहाँ पर गांधी को फॉलो करते हैं और खादीतीज को फॉलो करते हैं, मतलब गांधी को फॉलो करने वाले लोगों के बीच में यही है. लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू बॉस, और बहुत सारे लोगों के, और जो बहुत सारे लोग जो बॉस से थोड़े क्लोज हैं, ही हैज अलाउड टू प्रोड्यूस फिल्म, वो अलाउड करे जाते हैं कि वो फिल्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. लॉर्ड ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, कहने का मतलब इस फिल्म में बहुत सारे पैनकेक और कच्चा माल यहाँ पर यूज करा जाता है. नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, लेकिन फिल्म में भी कोई इंप्रूवमेंट आ नहीं पाता इन स्टोरी डिपार्टमेंट वाले लोगों से. ठीक है. देन वन डे बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, और एक बार जो बॉस ने क्या कर दिया, स्टोरी डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया. एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस ऑफ, और ये शायद ये ऐसा उदाहरण था, इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, पूरे मानव इतिहास में, वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पॉइट्स वर आस्क्ड टू गो टू होम, कि किसी लॉयर ने अपनी जॉब खोई हो क्योंकि सिर्फ पोइट ही वहां पर बोले गए थे घर पर जाए, क्योंकि वो भी स्टोरी डिपार्टमेंट का क्या था, मेंबर था, तो वो उसकी भी जॉब छूट गई जब स्टोरी डिपार्टमेंट के लोग सभी लोग घर जाने के लिए कहे गए. जेमिनी स्टूडियोज वॉज अ फेवरेट हॉन्ट ऑफ द पोइट, लाइक मतलब जेमिनी स्टूडियोज ऐसा प्लेस हुआ करता था पोइट्स का, कवियों का, जहां पर लाइक जैसे कि एस डी योगियार है, सांगू सुब्रमण्यम है, कृष्णा शास्त्री है, एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय हैं. इट हैड एन एक्सलेंट मैस, इसके पास में जो जेमिनी स्टूडियो है यहाँ पर अच्छा खासा मैस मिलता है, खाना मिलता है, विच
सप्लाइड गुड कॉफी, यहाँ पर बहुत अच्छी कॉफी मिलती है एट ऑल टाइम ऑफ द डे, पूरे ही दिन में, फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट, और रात के कुछ पार्ट्स में। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मीन्ट प्रोहिबिशन, मतलब उस दिनों में कांग्रेस का रूल चल रहा था, कांग्रेस शासन चल रहा था, और उसने प्रोहिबिशन लगा रखे थे, मतलब क्या था, सभी जगह मना था आना जाना। एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी वाज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, जेमिनी स्टूडियो में कॉफी को पीना, एक कप कॉफी पीना, वो शायद ज्यादा सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट होता था। ठीक है, तो यहीं पर लोग आते थे। Barring the office boys and a couple of clerks every day else at the studios radiated leisure, मतलब जब भी स्टूडियोज से उन्हें समय मिलता था, लेजर मिलता था, थोड़ा समय मिलता था, तो यहाँ पर क्लर्क और एवरीबडी एल्स, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे। आप प्री रिक्विजाइट फॉर पोइट्री, मतलब अपना उस समय पर अपनी पोइट्री लिख सकते हैं, वहां पर पोइट्री लिखने के लिए, राइटिंग के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट फेंटस एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड, कहने का मतलब है हालांकि वो गांधी को फॉलो करते थे, लेकिन हैड नॉट फेंटस एप्रिसिएशन, लेकिन उनका कभी भी एप्रिसिएशन नहीं होता था किसके लिए, पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक सुझाव उनका कभी नहीं होता था, वो कभी राजनीति को सही नहीं मानते थे। ठीक है, नेचुरली प्राकृतिक से देवर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, और वो कम्युनिज्म को घृणित करते थे, मतलब उन्हें बुरा लगता था, एवर्स माने घृणा करना, कम्युनिज्म माने जो जातिवाद है, समाजवाद वाला, अ कम्युनिज्म। ठीक है, अ कम्युनिस्ट वॉज ए गॉडलेस मैन, बोलते हैं कि एक कम्युनिस्ट क्या हो सकता है, गॉडलेस मैन हो सकता है, जो किसी के इमोशन को फील ना करे, ऐसा आदमी। ही हैड नो फिलियल और कॉन्जुगल लव, कहने का मतलब उसके कोई बच्चों के लिए लव नहीं होगा, ना ही उसकी वाइफ के लिए, खुद के लिए लव रखता होगा, प्रेम नहीं करता होगा वो। ही हैड नो कंपक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, यदि वो अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को भी मार दे तो शायद उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो कैसा है, गॉडलेस। तो एक कम्युनिस्ट की बात करी जा रही है। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमॉन्ग द इनोसेंट इग्नोरेंट पीपल, मतलब वो सिर्फ अनजान लोगों में, इग्नोरेंट पीपल में, और जो नादान लोग हैं उनके बीच में सिर्फ क्या कर पाता है, ऑलवेज आउट टू कॉज, क्या करने के लिए, कॉज करने के लिए, सिर्फ ये वायलेंस फैलाने के लिए काम करता है, वो सिर्फ अहिंसा फैलाना चाहता है। सच नोशन, और इस प्रकार के जो बिलीव्स हैं, इस प्रकार के जो विश्वास हैं, विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन द साउथ इंडिया एट दैट टाइम, उस समय पर साउथ इंडिया में चारों तरफ फैले हुए थे, नेचुरली फ्लोटेड ओवर अबाउट वेगुअली अमंग द खादी क्लेड पोइट्स एट जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के लोगों, जेमिनी स्टूडियो के जो लोग हैं, जो खादी कपड़े पहनते हैं, क्लेड माने कपड़े, जो पोइट्स पहनते हैं, उनके भी सर के ऊपर से ये आया, मतलब उन्हें भी ये पता चला कि हाँ ये वायलेंस फैल रहा है। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थकमिंग, कि लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो भी आने वाले, वो भी ये जानते हैं कि इसका रिजल्ट भी क्या है, हिंसा होने वाला है। तो ये जो पोइट्स हैं जेमिनी स्टूडियो में, ये सब जानते हैं, लेकिन वो कभी सपोर्ट नहीं करते। व्हेन फ्रैंक बुचमैन मोरल रीअर्मामेंट आर्मी, जब फ्रेंच बुचमैन की मोरल रीअर्मामेंट आर्मी आई, मतलब मोरल एमआरए इसको बोलेंगे, सम 200 स्ट्रॉन्ग, मतलब 200 लोगों के साथ में, विजिटेड मद्रास समटाइम 1950, 1952 में जब ये लोग कहां पर आए, मद्रास में आए। दे कुड नॉट हैव फाइंड वार्मर होस्ट इन इंडिया, इंडिया में उन्हें कोई अच्छा वार्मर होस्ट ग्रीटिंग के लिए नहीं मिला, सम्मान के लिए, देन द जेमिनी स्टूडियो के अलावा। समवन कॉल द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कल, किसी ने जेमिनी स्टूडियो में बोला कि ये तो किसका ग्रुप है, सर्कस का ग्रुप है, इंटरनेशनल सर्कस का ग्रुप है। दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज, सर्कस में क्या करा जाता है, लोग करतब करते हैं, है ना, जानवरों के साथ में खेलते हैं। दे वरंट वेरी गुड इन द ट्रेपीज, वो इतने अच्छे भी नहीं थे करतब करने में, मतलब आर्मी की बात करी है। एंड देयर एक्विटेंस, और उनकी जानकारी थे, उनकी जो जानकारी थी विद एनिमल्स वाज ओनली एट द डिनर टेबल, जो उनकी जानकारी होती थी, कहने का मतलब है जो सर्कस वाले होते हैं वो तो वहां पर जानवरों के साथ में खेल करा करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर इनका जो ये जो लोग आए हैं बुचमैन के साथ में 200 लोग, इनकी जो जानकारी एनिमल से होती थी वो सिर्फ डिनर टेबल पर होती थी, मतलब जब टेबल लगाया जाता था खाने के समय पर होती थी, रात्रि के भोजन के समय पर, क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन है, ये एनिमल से इनका नाता नहीं है। कहने का मतलब वो जो जेमिनी स्टूडियो वाले थे वो गलत बोल रहे थे, सर्कस वाले नहीं थे। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन उन्होंने मोस्ट प्रोफेशनल मैनर में दो नाटकों को यहाँ पर प्रेजेंट करा, कहां पर, जेमिनी स्टूडियो में। कौन कौन से थे, जोथम वैले और द फॉरगटन फैक्टर, एक जोथम वैले उन्होंने प्रस्तुत करा और फॉरगटन फैक्टर। रैन सेवरल शोज मद्रास, मतलब मद्रास में काफी शोज में चलता रहा ये, अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन ऑफ द सिटी, मतलब शहर के बहुत सारे शहरों में ये वहां पर चलता रहा, ऑफ द सिटी, शहर के बहुत सारे सिटीज, जो सिटीजन है, अन्य जो सिटीज हैं उनके साथ में ये चलता रहा, सोच नाटक को देखते रहे। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 शो द प्लेस ओवर
एंड ओवर अगेन। मतलब जेमिनी स्टूडियो में लगभग 600 लोग काम करते हैं और 600 लोगों ने इस प्लेस को बार बार देखा क्योंकि काफी अच्छा बनाया था प्रोफेशनल मेहनत से। द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज। जो ये जो प्लेस का मेनली पर्पस जो था, यूजुअली प्लेन बिल्कुल साधारण था, सिंपल था, और होमिलीज, होमिलीज का मतलब इसमें एक रिलीजियस फैक्ट भी था, मतलब एक कैसा रिलीजियस फैक्ट देते थे इसमें, है ना, धर्म का कोई ना कोई एस्पेक्ट देते थे, है ना, पहलू देते थे उसमें, सत्य देते थे, ठीक है, बट उसमें मैसेज देते थे धर्म का। ओके, होमिलीज का मतलब ये। बट द सेट्स एंड द कस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। लेकिन जो सेट्स होता था और जो कस्ट्यूम पहने जाते थे वो बिल्कुल कैसे होते थे, एक नंबर होते थे, फर्स्ट रेट होते थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर, मद्रास और तमिल ड्रामा कंपनी जो थी वो टेरेबली इंप्रेस, वो बड़ी इंप्रेस हो गई थी इनसे क्योंकि बहुत अच्छा प्ले बनाया था। फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों तक, ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली विद अ बार्ज स्टेज। कहने का मतलब है तमिल प्लेज में, तमिल के जो नाटक आया करते थे उनमें काफी सालों तक सनराइज और सनसेट, मतलब सन का उदय होना और सन का छिपना, वो उसी तरीके से होता था जैसे जोथम वैली में होता था। इन द बेयर स्टेज, बिल्कुल खाली स्टेज पर, बेयर माने खाली स्टेज पर, जोथम वैली में जैसे सूर्य का छिपना और सूर्य का उगना होता था, वो बहुत सारे तमिल के प्लेज में कॉपी करा गया था, है ना। अ वाइट बैकग्राउंड कर्टेन, जिसमें क्या होता था, एक वाइट बैकग्राउंड कर्टेन होता था, पर्दा होता था, एंड ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और बांसुरी से एक ट्यून बजाई जाती थी लास्ट में। इट वॉज सम ईयर्स लेटर, और कुछ सालों बाद, दैट आई लर्न, मैंने ये सुना, मैंने ये जाना, दैट एमआरए वॉज अ काइंड ऑफ एनकाउंटर मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट था जो अपोजिट मूवमेंट था। एनकाउंटर मूवमेंट मतलब क्या है, काउंटर मूवमेंट, किसी के विरुद्ध था। टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, किसके लिए, इंटरनेशनल कम्युनिज्म के विपरीत ये मुद्दा उठा रहे थे। एंड कहने का मतलब ये, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played on into their hand। और जो मद्रास के जो अच्छे खासे बड़े लोग हैं मिस्टर वासन, जिनको जिनको इन लोगों ने क्या कर दिया, अपने हाथों से यूं ही चला दिया। मतलब जो मिस्टर वासन थे उन्हें नहीं पता था ये क्या कर रहे हैं, ये अपोजिट थे किसके, इंटरनेशनल कम्युनिज्म के, और यहाँ पर उसके विरोध में आए थे। तो मिस्टर वासन को तो पता ही नहीं था, तो उन्होंने खाली यूं ही उनके हाथों से, मतलब इन्हीं लोगों ने उसको कठपुतली की तरह यूज कर लिया जेमिनी स्टूडियो में। आई एम नॉट श्योर वॉट, हाउएवर, मुझे ये पता नहीं, दिस वॉज इंडीड द केस, यही मामला था या फिर नहीं। फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेस, मतलब ये जो बड़े बड़े जो बॉसेस है ना, जो बुचमैन आया था और एस एस वासन, इन दोनों के बीच में कभी भी बॉन्ड बदला नहीं, ये तो बिल्कुल इसके पहलू तो बिल्कुल सेम रहे थे, उनकी फ्रेंडशिप अच्छी थी। एंड देयर एंटरप्राइजेस रिमेन द सेम, लेकिन जो इंटरप्राइजेस हैं बिल्कुल सेम ही रहे। एमआरए और नो एमआरए, एमआरए हो या फिर ना हो, एमआरए क्या था, क्या है, मोरल अर्मामेंट आर्मी थी, या फिर नो एमआरए हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, कम्युनिज्म हो या फिर ना हो, द स्टाफ ऑफ जेमिनी इंस्टीट्यूट had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of the at least 20 nations। कहने का मतलब क्या है कि उस समय पर द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो had a nice time, उस समय पर बहुत अच्छा समय था जेमिनी स्टूडियो में, hosting 200 people, कम से कम 200 लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, उन लोगों के साथ में काम किया था। ऑफ ऑल ह्यूज, बहुत तरह तरह के कलर के लोग थे यहाँ पर, तरह तरह के साइज के लोग थे, कोई छोटा बड़ा। ऑफ एट लीस्ट 20 नेशनल्स, कम से कम 20 देशों के यहाँ पर 200 लोग यहाँ पर आए हुए थे। कहने का मतलब सभी के लिए अलग अलग काम करने को मिल गया था। हर एक समय पर जो ऑफिस हुआ करता था, क्राउड कोई क्या कर रहा है, पेन केक का यूज कर रहा है, वो मेकअप कर रहा है। अब यहाँ पर 200 लोग हैं जो नए हैं, जो बाहर से आए हैं, ठीक है, तो मजा आया यहाँ पर। इट वॉज उनके लिए, जेमिनी स्टूडियो वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम था। इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम अ यूजुअल कलेक्शन of crowd players waiting to be slapped with the thick layers of makeup by the office boy in the makeup department। मतलब ये मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय जो था उसके लिए भी ये बड़ा अच्छा था, क्योंकि वो भी वेट कर रहा था कि ये जो हम डेली करते आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा करें, तो वो दूसरे लोगों के स्लैप्ड, दूसरे लोगों के ऊपर भी उसने मेकअप किया। समझ में आया, 200 लोग आए। A few months later, कुछ महीनों बाद, the telephone lines of the big bosses of Madras burst। जो बड़े बड़े मद्रास के बड़े बड़े जो बॉस हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके टेलीफोन लाइंस बजती हैं। एंड वंस अगेन, और एक बार, we at जेमिनी स्टूडियो, हम जो जेमिनी स्टूडियो में क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। बोलते हैं कि यहाँ पर एक विजिटर आने वाला है, उसके लिए शूटिंग स्टेज लगानी पड़ेगी, ठीक है। ऑल दे सेड वाज दैट ही वाज अ पोइट फ्रॉम इंग्लैंड। ये सब बोला जाता है कि इंग्लैंड से एक पोइट आने वाला है, उन्हें बोला जाता है कि पोइट से, सॉरी, इंग्लैंड से एक पोइट आने वाला है। द ओनली पोइट फ्रॉम इंग्लैंड सिंपली जेमिनी स्टाफ नो। यदि अगर आप जेमिनी स्टूडियो से पूछेंगे, जेमिनी स्टाफ से पूछोगे कि इंग्लैंड से कौन कौन से पोइट्स हैं, तो वो बता पाएंगे। और हर्ड वर
उन्होंने कौन कौन से नाम सुने इंग्लैंड से, वो बताएंगे, वर्ड्सवर्थ है, टेनिसन है। द मोर लिटरेट पर्सन, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो बता पाएंगे, जॉन कीट्स है या पीबी सेले हैं, ठीक है। और एंड ब्राइन, एंड वन और टू माइट हैव फेंटली नो, और मुश्किल से एक या दुक्के को ये पता होगा कि नो अबाउट समवन द नेम इलियट, और मुश्किल से एक या दो लोग जानते होंगे इंग्लैंड के राइटर को, पोइट को, क्या इलियट है, ठीक है। तो जो जेमिनी स्टूडियो के लोग तो इन्हीं को जानते हैं, उन्हें नहीं पता कौन सा वो आने वाला पोइट। हु वॉज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ, मतलब अब कौन सा पोइट आने वाला है वो ये सोच रहे हैं, ठीक है। ही इज नॉट अ पोइट, ही इज एन एडिटर, कोई सोचता है, कोई बोलता है कि देखो वो पोइट नहीं है, वो तो एडिटर है। दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग अ बिग रिसेप्शन, इसीलिए जो बॉस है ना एस एस वासन, इसीलिए उन्हें बड़ा रिसेप्शन दे रहे हैं, उनका अच्छा वेलकम कर रहे हैं। कहने का मतलब कोई आदमी उनमें से कहता है। वासन वॉज ऑल्सो एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकेटन, कहने का मतलब वासन कौन है, वो भी क्या है, एक एडिटर है, वो भी एक एडिटर है तमिल वीकली फिल्म मैगजीन के, कौन से, आनंद विकेटन के। ही वॉजंट द एडिटर ऑफ एनी नोन नेम्स ऑफ द ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास, कहने का मतलब है मद्रास में किसी भी ब्रिटिश पब्लिकेशन का वो कोई भी कौन है, एडिटर नहीं है। किसके बारे में बात करी जा रही है, जो पोइट आने वाला है, कि वो पोइट कोई भी एडिटर नहीं है, तो इसका मतलब कौन है, वो तो एडिटर नहीं है, तो पोइट ही हो सकता है। दैट इज दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो, और जो लोग जेमिनी स्टूडियो में जानते हैं, सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू, और जब से ये हिंदू के जो बड़े लोग हैं, हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, जो हिंदू के जो बड़े लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इस इनिशिएटिव, इस पहल को चला रहे हैं। द सरमाइज वॉज द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ द डेली, कहने का मतलब जो एडिटर है, जो आने वाला है, डेली का मतलब वो शायद एक न्यूज़पेपर वगैरह का वो एक एडिटर है, वो ये सोच रहे हैं कि जो पोइट है वो शायद इसका एडिटर है, ठीक है। वो यहाँ पर पोइट जो आने वाला है वो शायद किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटर है, ये बोला जा रहा है, सरमाइज माने गैस कर रहे हैं। बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन, लेकिन वो इतना भी बड़ा कोई एडिटर नहीं है। और द लंदन टाइम्स, मतलब ये लंदन टाइम्स है और मैनचेस्टर गार्जियन है, ये बड़े कौन है, बड़े न्यूज़पेपर हैं, ये नेशनल लेवल वाले हैं, तो वो कोई एक बड़े न्यूज़पेपर का तो एडिटर नहीं है, मैनचेस्टर, जैसे कि मैनचेस्टर, लंदन टाइम्स, ऐसे तो नहीं है। दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग ऑफ अस, मतलब जितना जो था वो हमें इतना ही बताया गया था कि हमें यही पता है इसके बारे में कि कोई पोइट आने वाला है। एट लास्ट अराउंड 4 बजे के अप्रोक्स, दोपहर दोपहर है ना, दोपहर में 4 बजे के अप्रोक्स, अंत में द पोइट और द एडिटर, मतलब जो पोइट था या फिर एडिटर था, एरिड, वहां पर पहुंचा। ही वॉज टॉल मैन, एक बड़ा आदमी था, लंबा था, वेरी इंग्लिश, अंग्रेज था, वेरी सी, बड़ा गंभीर था, शांत, ऑफकोर्स, हाँ बिल्कुल, वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, हम नहीं जानते थे उसको, हम नहीं जानते थे। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडिस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, द बॉस रेडिली आउट अ लॉन्ग रीड आउट अ लॉन्ग स्पीच, जो बॉस थे एस एस वासन ने उनके रिस्पेक्ट में, जो पोइट आया उसके रिस्पेक्ट में एक लंबी स्पीच बोली। लंबी स्पीच भी कैसे बोली, बैटलिंग विद हाफ अ डजन, कम से कम पेडेस्टल फैन कौन है, जो जमीन पर रखे जाने वाले फैंस हैं, वो 6 लगभग, हाफ अ डजन क्या हो जाएगा, 6 जो फैंस हैं वो जमीन पर रखे हुए हैं, उन शूटिंग स्टेज पर उनको बैटल करते हुए, क्योंकि जो नीचे वाले फैन होते हैं ना उनकी आवाज बहुत होती है, तो बॉस को बड़ी आवाज करनी पड़ी, उस स्पीच में उन्होंने ये बोला। इट वॉज ऑब्वियस, ये तो बिल्कुल स्पष्ट था कि दैट ही टू न्यू प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोइट और द एडिटर, कि वो भी इस पोइट के बारे में, ऑडिटर के बारे में कम ही जानते हैं, उनकी आवाज से ये समझ में आया, ठीक है। जो बॉस है एस एस वासन ने वो दिया, ठीक है, स्पीच दिया। The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. Then the poet spoke. He couldn't have addressed more days in silent audience. चलो यहाँ तक पढ़ लेते हैं। मतलब it was obvious, ये तो पढ़ लिया हमने। The speech was all in the most general terms. जो speech थी वो बिल्कुल साधारण तरीके के terms में थी, but here and there, लेकिन कैसी थी, यहाँ से वहां थी, मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई पॉइंट नहीं था। इट वॉज पेपर्ड, वो तो बस बिखरी हुई थी, पेपर्ड मतलब छिलकी हुई थी, विद वर्ड्स, शब्दों के साथ में, कैसे, जिसमें फ्रीडम वर्ड यूज करा गया, डेमोक्रेसी उसने यूज करा पोइट ने। देन द पोइट स्पोक, जब वो बोला, पोइट बोला, ही कुडंट हैव एड्रेस अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, कहने का मतलब वो बिल्कुल साइलेंट, हम भी कैसे थे, बिल्कुल बेचारे शांत लोग, ऑडियंस पड़ी थी, हम चीयर नहीं कर रहे थे, क्या बोल रहा है वो। नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट
His accent defeated any attempt to understand. कहने का मतलब है हम जितना समझना चाह रहे थे उसका एक्सेंट उतना ही डिफीट कर देता था हमारी समझने की शक्ति को। हम समझ ही नहीं पा रहे थे वो किसके बारे में बात कर रहा था, कोई नहीं जानता था। What he was saying, वो क्या कह रहा था, whole things lasted about an hour. मतलब ये जो पूरी बात हुई लगभग 1 घंटे में ये खत्म हुआ उसका स्पीच। Then the poet left. उसके बाद में ये पोइट चला गया। We all disappeared in the utter bafflement. और हम भी इस विफलता में चले गए। बेफलमेंट मतलब असमंजस में, हमें समझ में ही नहीं आया, हम भी यहाँ से चले गए। What are we doing? What is an English poet doing in a film studio? कहने का मतलब है ये जो पोइट है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और एक पोइट यहाँ पर इंग्लिश फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है। विच मेक्स तमिल फिल्म, जो तमिल फिल्म बनाता है, फॉर द सिंपलेस्ट और शॉर्ट ऑफ पीपल, मतलब कम से छोटे छोटे लोगों के लिए, पीपल हुज लिव्स लीस्ट अफोर्डेड देम। कहने का मतलब है ये जो पोइट, इतना बड़ा पोइट यहाँ पर आया है, ये यहाँ पर तमिल फिल्म्स में यहाँ पर क्या कर रहा है, एक पोइट यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है। पीपल हुज लिव्स लीस्ट अफोर्डेड मतलब जो लोग बहुत ही कम तरीके से अफोर्ड कर पाते हैं बड़ी मैगजीन को, है ना, बड़े उसके पेजेस को, बड़े मैगजीन को, बड़े नोवेल को, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे ना। वो यहाँ पर क्या करता है, द पॉसिबिलिटी ऑफ द कल्टिवेटिंग अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो हम कैसे उस टेस्ट ले पाएंगे उसकी इंग्लिश पोएट्री का, हम कैसे कल्टीवेट करें, अपनी इंग्लिश को कैसे बढ़ा पाएंगे, हम उसको कैसे समझ पाएंगे। हमें तो खाली तमिल ही आती है। कहने का मतलब है जो जेमिनी स्टूडियो वाले बोलते हैं कि हमें तो तमिल ही आती है, आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो बहुत ही, इसका एक्सेंट ऐसा हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। द पोइट लुक्ड प्रेटी बैफल्ड टू, मतलब उस समय पर, फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शीर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट। कहने का मतलब है उसे भी ये समझना चाहिए, वो भी आदमी कैसा था, बैफल्ड था, वो भी असमंजस में था, क्योंकि फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट, उसे भी ये समझना चाहिए, उसे महसूस करना चाहिए, द शीर इनकॉन्ग्रुइटी माने असमंजस था, ठीक है, स्पष्ट था, ऑफ हिज टॉक, कि उसने क्या बोला, अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स, कि उसने किस बारे में बात करी, ऑन एन इंग्लिश पोइट, ये जो अंग्रेज आदमी था उसका जो एक्सेंट था वो इतना तेजी का था, वो हमें समझ में नहीं, उसने किस बारे में बात करी, हमें उसे भी ये समझना चाहिए कि हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। हिज विजिट रिमेंड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, उसका यहाँ पर आना जेमिनी स्टूडियो में एक रहस्य ही बना रहा, एक रहस्य ही बना रहा। समझ में आया। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। द प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी अ ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस। तो बोलते वो जो अशोका मित्रन है, अशोका मित्रन जो राइटर है वो बोलते हैं कि शायद ये विश्वास कोई संसार में विश्वास ना करे, लेकिन मेरा जो सुझाव है, मेरा मानना, कन्विक्शन क्या है, मेरा बिलीव ये है, मेरा बिलीव बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, कि जो प्रोज राइटिंग है वो किसी जीनियस का काम नहीं हो सकता, वो किसी जीनियस का काम नहीं होता, क्योंकि जीनियस लोग क्या करते हैं, वो तो सही है, अच्छा है, पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो हटा देते हैं। ये काम किसका हो सकता है, इट इज फॉर द पेशेंट, ये बिल्कुल बेसब्री वाला, बिल्कुल शांत पर्सन का, परसिस्टेंट, लगातार जो काम करने वाला, परजर्विंग मतलब जो लगातार काम करा जा रहा है, ड्रज जो स्लेव की तरह लगा ही रहा है अपने काम में, ऐसे आदमी का काम हो सकता है। विद ए हार्ट सो श्रंकेन, जिसका हृदय जो बिल्कुल कैसा हो, डूबा हुआ हो, है ना, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, जिसको कोई तोड़ ना पाए। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम, मतलब रिजेक्शन उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हो, ऐसे आदमी का काम हो सकता है प्रोज राइटिंग। ही सो लिखा है, he at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it to the another editor enclosing postage for the return of the manuscript। इसका मतलब है जब कभी किसी राइटर की मैन्यूस्क्रिप्ट रिजेक्शन मिल जाता है उसे स्क्रिप्ट से, तब उसे अपनी नई फ्रेश कॉपी बनानी पड़ती है, क्या करने के लिए, उसे भेजने के लिए, प्रोज राइटिंग करके एडिटर के पास हम भेजने के लिए, जिससे कि वो उसी मैन्यूस्क्रिप्ट को क्या कर ले, वापस कर दे, रिटर्न कर दे, ठीक है, ऐसा ही होता है। इट वॉज फॉर सच पीपल, ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो राइटर हैं, है ना, जो राइटिंग करते हैं। जहां पर द हिंदू हैड पब्लिश, जहां पर द हिंदू क्या करता है, पब्लिश करता है, टाइनी छोटे छोटे अनाउंसमेंट इन एन इनसाइनिफिकेंट कॉर्नर, ऐसे कॉर्नर पर जो कैसा होता है, ऐसे पेज पर जो अनइम्पोर्टेंट पेज है, मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं होता, ऐसे पेज पर उनका अनाउंसमेंट करा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियडिकल। कहने का मतलब एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज करा गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश पीरियडिकल द्वारा, किसके नाम पर, बाय द नेम ऑफ एनकाउंटर, द एनकाउंटर पर। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, द एनकाउंटर वाजंट नोन कमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटी, मतलब जेमिनी में जो लिटरेचर रहते हैं, जितने भी राइटर हैं, वो जितने भी पोइट्स हैं, वो उनको नहीं पता है कि द एनकाउंटर क्या है, वो अननोन है उनके लिए। आई वांटेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द periodical before I spend a considerable sum in the postage sending a manuscript। तो जो अशोका मित्रन है, जो राइटर हैं, वो चाहते हैं कि वो इसको समझें, कहां पर, पहले उस पर
क्या करें, पहले रुपया खर्च करने से पहले अब कंसिडरेबल सम और पोस्टेज उस पर दें और अपना मैन्युस्क्रिप्ट वहां पर भेजें जानने के लिए क्या है। तो वो चाहते हैं कि पहले इसकी कॉपीज को पहले पढ़ा जाए, तब जाके मैं क्या करूं, इस पेरिडिकल के लिए मैं क्या करूं, पहले कंसिडरेबल रुपया उसके लिए पोस्टेज करके उसमें रुपया डालने से पहले मैं पहले इसको पढ़ लेता हूं, क्योंकि नहीं तो रुपया बेकार चला जाएगा। ठीक है। टू इंग्लैंड, कहां पर, इंग्लैंड भेजने से पहले। इन दोज डेज, उन दिनों में, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन इंटरेस्ट विद नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड एंड नोटिस टू मेक यू फील यू वर स्नेकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया। मतलब उन दिनों में जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हुआ करती थी, वो उसका गेट ऐसे हुआ करता था, बिल्कुल कैजुअल खुला, उसमें कोई साउंड बोर्ड नहीं हुआ था, कोई नोटिस नहीं हुआ करता था। वो तुम्हें ऐसा फील नहीं होने देता था कि तुम उससे छुप कर जा रहे हो या फिर ऐसे मना करने वाले क्षेत्र में घुस रहे हो। ठीक है। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन द वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस। मतलब बिल्कुल ताजा उसमें डिग्रीज पड़ी हुई थी, कॉपीज पड़ी हुई थी, किसकी, एनकाउंटर, एनकाउंटर की कॉपीज पड़ी हुई थी उसी शॉर्ट स्टोरी की। ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, मतलब किसी रीडर्स ने जैसे मानो कि वो पढ़ी ही नहीं है, टच ही नहीं करी है। व्हेन आई रेड द एडिटर नेम, जब मैंने एडिटर नेम को पढ़ा, आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माय स्ट्रंकन हार्ट, मैंने अपने दिल में एक घंटी बजती हुई सुनी। क्या सुनी? इट वाज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो, ये वही पोएट था जिसने जेमिनी स्टूडियो को विजिट किया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई सेंग एज अ सील्ड द एनवेलप एंड रॉट आउट हिज एड्रेस। कहने का मतलब है, मैंने क्या किया, जैसे मैंने फेल किया, जैसे कि मुझे कोई पुराना खोया हुआ भाई मिल गया हो जिसने क्या किया था, जेमिनी स्टूडियो विजिट किया था। एज आई सेंग, और मैं आई सेंग, मैंने गाया, आई सील्ड द एनवेलप, मैंने एनवेलप को बंद किया, रॉट अबाउट हिज एड्रेस, अपना उसका एड्रेस लिखा। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग, शायद वो भी, अब जो अशोका मित्र है वो क्या कर रहे हैं, वो इमेजिनेशन कर रहे हैं कि वो भी जैसा मुझे मैंने गाना गाया, शायद वो भी उसी गाने को फील कर रहा होगा। सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, इसी समय पर। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर each other by singing the same song in the first reel and the final reel of the film। शायद इस फिल्म की जो फाइनल रील है और जो फर्स्ट रील है, शायद दोनों भाइयों ने, जो खोए हुए जो भाई हैं, इंडियन भाई हैं, उन्होंने शायद एक दूसरे को वो मिल गए ये गाना गाते हुए। वो खाली इमेजिनेशन कर रहे हैं। नाम क्या है उसका? स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन, दैट वाज हिज नेम, उसका नाम स्टीफन था। ओके। एंड ईयर्स लेटर, बहुत सारे साल गुजर गए। When I was out of the Gemini studio, जब मैंने स्टूडियो को छोड़ दिया, and I had much time, मेरे पास बहुत समय होता था, but not much money, लेकिन रुपया नहीं होता। Anything at a reduced price attract my attention, मतलब कोई भी चीज जो कम रुपए की है वो मेरा अटेंशन खींच लिया करती थी। ऑन द फुटपाथ इन द फ्रंट ऑफ द मद्रास, मद्रास के बिल्कुल सामने उस फुटपाथ पर, माउंट रोड पर, पोस्ट ऑफिस के माउंट रोड पर, मद्रास के सामने फुटपाथ पर, देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, वहां पर एक गट्ठर पड़ा हुआ था न्यू बुक्स का, फॉर 50 पैसे ईच, हर एक कितने रुपए की थी? 50 पैसे की, 50 पैसे की। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, वो बिल्कुल सेम किताबों की एक ही कॉपीज थी। एन एलिगेंट पेपर बैग ऑफ द अमेरिकन ऑरिजिन, एक अमेरिकन ऑरिजिन का पेपर बैग वहां पर लगा हुआ था, सुंदर, एलिगेंट बने सुंदर। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 15th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, ये किस लिए 50 पैसे मिल रही थी? क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन की 50वीं एनिवर्सरी ये चल रही थी, एनिवर्सरी हो गई थी, तो ये प्राइस स्टूडेंट एडिशन के लिए दी गई थी। ठीक है, ये इतना प्राइस कम कर दिया गया था। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ बुक, कहने का मतलब मैंने एक कॉपी बुक की कॉपी उठाई और मैंने 50 पैसे पे करे। कॉपी का नाम क्या था? द गॉड दैट फेल्ड, द गॉड दैट फेल्ड। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर मतलब लिटरेचर, मतलब जो लिखते हैं, राइटर्स, इन 6 सेपरेट वैसे डिस्क्राइब देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न। कहने का मतलब यहाँ पर 6 एमिनेंट आदमी थे, 6 मैन ऑफ लेटर से, 6 लेटर्स, 6 कौन थे? राइटर से, जिनके 6 ही सेपरेट अलग अलग निबंध लिखे हुए थे जो डिस्क्राइब कर रहे थे जर्नी किसकी? कम्युनिज्म की, और उनके रिजल्ट के बारे में रिटर्न, जो रिजल्ट उनके इफेक्ट पर पड़ते हैं, डिसइल्यूजन, जो उनके जो पहले भ्रम हुआ करता था कि ये ऐसा है, तो उनके बारे में उनको एक्सप्लेन कर रखा था। ठीक है, उनका रिजल्ट कि ये बेकार होता है, सही होता है। कौन कौन थे? एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोस्टलर, है ना, लुइस फिशर, स्टीफन स्पेंडर, इसमें भी स्टीफन स्पेंडर है। स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रेमेंडस साइनिफिकेंस, अब जो बुक थी ना वो ऐसे लगनी पड़ी, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बुक है। स्टीफन स्पेंडर, वो नाम सुनते हैं, स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, ये वही पोएट है जिसने जेमिनी स्टूडियो विजिट करा था, आया था। इन ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई फेल्ट अ डार्क चेंबर ऑफ माई माइंड, माई माइंड लिट अप बाय अ हेजी
इल्यूमिनेशन, हैजी का मतलब धुंधला। तो मुझे ऐसा लगा कि एक पल में कि जैसे मेरा जो अंधेरे में जो दिमाग था, जो मेरे दिमाग में एक चैम्बर ऐसा था जो खाली था, जो अंधेरा था, वो जगमगा गया हो, लिट अप हो गया हो बाय इल्यूमिनेशन, जिसमें दीप जल गया हो। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो लैंगर अ मिस्ट्री। मतलब जो रिएक्शन था स्टीफन स्पेंडर का जो जेमिनी स्टूडियो में आया था, वो एक अब मिस्ट्री नहीं रही, वो एक रहस्य नहीं रहा। क्यों? द boss of Gemini Studios may not have much to do with स्टीफन पोइट्रीज। हो सकता है जो जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस हैं एस वासन, उनके लिए इतना समय नहीं है कि वो स्टीफन की पोइट्रीज को पढ़ पाए, लेकिन जो अशोका मित्रा ने उन्होंने पढ़ लिया तो उन्हें पता लग गया कि इस बुक में ही सब कुछ है। बट नॉट विद हिज गॉड दैट फील्ड। लेकिन ये जो बुक है उसने ये क्लियर कर दिया है कि वो किस लिए यहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में आए थे। वो बात कर रहे थे किसकी? कम्युनिज्म की। ठीक है, कम्युनिज्म के ऊपर उन्होंने बात करी थी। ये पूरा क्लियर हो गया था, जो रहस्य था वो खत्म हो गया था। ओके, थैंक यू। आप इसको रीड कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वॉच कर सकते हैं।